नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि UPMRC यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेंटेनर, SCTO, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी जैसे अलग अलग कैटेगरीज में कुल मिलाकर 439 वैकेंसी निकाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज की सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इन पोस्ट के लिए सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। साथ ही जिन लोगों को ट्रेनिंग कॉस्ट और श्योरिटी बॉन्ड के बारे में कन्फ्यूजन है वो भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले हम सैलरी के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, LMRC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल होता है, लेकिन सभी तरीके के पोस्ट में सैलरी का कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। LMRC की सैलरी में मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है बेसिक, DA, HRA और कैफेटेरिया अलाउंस। अगर इस आधार पे मैं किसी LMRC के JEE की सैलरी कैलकुलेट करूं तो चूँकि JEE का स्केल 33,000 से 67,300 का होता है, तो इसलिए उसका बेसिक 33,000 हो जाएगा। चूँकि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस LMRC में 18% है, बेसिक का 18% होता है, इसलिए उसका HRA 5,940 रुपये हो जाएगा। फिलहाल जो DA है यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो कि IDA स्केल का होता है LMRC में, ये फ़िलहाल 43.7% है बेसिक का, इसीलिए ये 14,421 रुपये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से LMRC में एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है जिसे हम कैफेटेरिया अलाउंस कहते हैं। ये बेसिक का 31.5% होता है। तो इस आधार पे इस एम्प्लॉय की यानी कि इस JEE का कैफेटेरिया अलाउंस 10,395 रुपये हो जाएगा। अगर इन सारे कंपोनेंट्स को मैं जोड़ दूं तो कुल मिला के एक LMRC के JEE की इनिशियल सैलरी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद 63,756 रुपये बनती है, जिसमें हालांकि ये सैलरी पूरी की पूरी नहीं मिलती है क्योंकि इसमें कुछ डिडक्शन होता है, जैसे कि इनकम टैक्स डिडक्शन, PF का डिडक्शन वगैरह वगैरह, इस तरह के डिडक्शन होते हैं। अगर मैं इन सारे डिडक्शन को जोड़ लूँ तो मोटा मोटी 8,000 का डिडक्शन इसकी सैलरी में होगा। अगर इस डिडक्शन को टोटल सैलरी में से माइनस कर दिया जाए तो एक LMRC की JEE की सैलरी, इनिशियल सैलरी, शुरुआती सैलरी जो है 55,000 रुपये के आसपास होगी। ठीक इसी आधार पे हम LMRC के अगर मेंटेनर की सैलरी कैलकुलेट करें तो 19,500 के बेसिक के आधार पे उसकी इन हैंड सैलरी 33,000 से 34,000 रुपये के बीच में आती है। चलिए अब हम एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चूँकि यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग तरीके के बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, इसीलिए अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो उसके लिए आपके पास BTech होना चाहिए। अगर मैं JEE यानी जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो उसके लिए आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मैं मेंटेनर की बात करूं तो उसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप किसी पोस्ट का फॉर्म भरेंगे तो उस पोस्ट का फॉर्म भरने से पहले उस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले पेज में ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताना चाहता हूं जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और उसको पढ़ के आपको कन्फ्यूजन होगा। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए फॉर्म भरने की तारीख से शुरू करते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म भरने की तारीख 20 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि इसके लिए 19 अप्रैल 2024 है, यानी कि कुल मिला के आपको 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम इसके लिए बहुत ही जल्द हो जाएंगे, यानी कि 11, 12 और 14 मई को ही इसके लिए एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, ऐसा LMRC का कहना है। यानी कि आपको तैयारी के लिए 1 महीने का से भी कम समय मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। इन सारे पोस्ट में से कोई भी पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको फ़ी के रूप में जनरल कैंडिडेट को 1180 रुपये प्लस बैंक चार्ज या कन्वीनियंस फीस देना होगा, यानी कि मोटा मोटी 1200 रुपये के आसपास लगेगा किसी जनरल OBC या EWS के कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 826 रुपये ही देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो फीस में कोटा मिल रहा है, छूट मिल रही है, वो छूट केवल
उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए ही है। अगर आप किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कोटा में ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपको पूरी फीस यानी कि 1200 रुपये के आसपास ही पे करना होगा। ठीक उसी तरीके से आपकी एज लिमिट जो है किसी भी पोस्ट के लिए 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और ये कैलकुलेशन 1 मार्च 2024 का है, यानी कि 1 मार्च 2024 को आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए और 28 साल से कम होनी चाहिए। हालांकि जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और ओबीसी या SC ST में हैं तो उन्हें अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि एक ओबीसी या SC ST का कैंडिडेट 33 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है। अगर आप यूपी के स्थायी निवासी नहीं हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि अगर आप बिहार, झारखंड या किसी और स्टेट के निवासी हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि उस केस में आप जो भी एडवर्टीजमेंट में जनरल पोस्ट दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट दिया गया है उसी पोस्ट के अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हैं, यानी कि ओबीसी, SC ST वगैरह वगैरह का कोटा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। प्रत्येक पोस्ट के लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता एडवर्टाइजमेंट में लिखी गई है आपके पास वो शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। अगर आपके पास उस शैक्षणिक योग्यता से अधिक की योग्यता है, यानी कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री है और वो डिग्री जो कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है वो नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीटेक कर रखा है और आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चूँकि जेई के लिए 3 डिप्लोमा लिखा हुआ है, इस एडवर्टाइजमेंट में बीटेक नहीं लिखा हुआ है, तो आप बीटेक की डिग्री रख के और चूँकि आपके पास डिप्लोमा की डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप मेंटेनर पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास ITI की डिग्री नहीं है, उससे कोई बड़ी डिग्री यानी कि डिप्लोमा या बीटेक है, तो इस केस में भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो कि ITI है वो नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हर एक पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है वो होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक से अधिक बार फी का भी पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि अगर आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाए और अलग अलग सेंटर पे या अलग अलग सिटी में भी हो जाए। तो इस कॉम्बिनेशन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर्म को भरते समय। अब कुछ कैंडिडेट जो फाइनल ईयर के छात्र होंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में, यानी कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर में होंगे या ITI के फाइनल ईयर में होंगे और अभी तक उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया है या बीटेक नहीं कंप्लीट किया है या ITI कंप्लीट नहीं किया और अभी फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, यानी कि 20 मार्च से जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन से पहले तक आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस दिन से पहले तक आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी पोस्ट बताए गए हैं उन सारे पोस्ट को भरने के लिए आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 60% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट या अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स उनके सर्टिफिकेट में जरूर होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए 60% और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एडवर्टीजमेंट में जितने भी पोस्ट मेंशन किए गए हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, चाहे वो आप SCTU का एग्ज़ाम दें, जेई का एग्ज़ाम में दें, असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम दें, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। एक सिंगल रिटन एग्ज़ाम या 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। तो अलग अलग पोस्ट में कौन सा एग्ज़ाम क्या होगा इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर के पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो इस एडवर्टीजमेंट में जितने भी पोस्ट मेंशन किए गए हैं उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 स्टेज होगा। यानी कि पहला स्टेज होगा रिटन एग्ज़ाम का, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। जबकि SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर वाले पोस्ट में एग्जामिनेशन स्टेज 3 स्टेज में होगा। यानी कि सबसे पहले रिटन टेस्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर होंगे उन कैंडिडेट्स को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और साइको टेस्ट में जो जितने कैंडिडेट पास हो जाते हैं उनमें से पास कैंडिडेट को
मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए, इसके सारे पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि द्विभाषीय होगा, यानी कि इसके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके सब्जेक्ट से, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, यानी कि आपने अगर बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया है तो इलेक्ट्रिकल से, अगर आपने ITI फिटर से किया है तो फिटर से, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे, रीजनिंग के सवाल होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के सवाल होंगे। मेंटेनर पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए गए हैं उन सारे पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और इसमें 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 90 प्रश्न टेक्निकल यानी कि उनके कोर ब्रांच से होंगे, जबकि बाकी सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताया है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे। मेंटेनर का एग्ज़ाम में केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। अगर आप रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आ गए तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेट्रो में मेडिकल टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि अगर आप SCTO स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर या JEE पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मेडिकल का स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। A1 मीन्स आपकी आँख की क्षमता जो है 6/6 होनी चाहिए। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल के टाइम बता दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए एग्ज़ाम सेंटर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जैसे आगरा, अलीगढ़, बरेली, नोएडा, गाज़ियाबाद वगैरह वगैरह। अगर आप मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट में सही तरीके से पास हो गए तो आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग का जो भी खर्च है वो आपको ही देना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए ट्रेनिंग का खर्च अलग अलग है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ट्रेनिंग का खर्च 94,000 रुपये है, जबकि स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के पोस्ट के लिए ट्रेनिंग का खर्च 41,300 रुपये है, जबकि JEE, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए ट्रेनिंग का कॉस्ट 35,400 रुपये है, जबकि मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग का कॉस्ट 23,600 रुपये है। ये कॉस्ट आपको ट्रेनिंग से पहले यानी अपनी ज्वाइनिंग के बाद आपको बैंक ड्राफ्ट बना के उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जमा करना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके साथ ही एक और पेज है यहाँ पे कि आपको एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल तक कम से कम रहेंगे और 3 साल से पहले नहीं छोड़ेंगे। ये बॉन्ड आपको ज्वाइनिंग के टाइम भरना पड़ेगा। इस बॉन्ड के अनुसार अगर आप 3 साल से पहले अपनी नौकरी को छोड़ते हैं तो बॉन्ड बनवाते वक्त उस बॉन्ड में जो भी राशि मेंशन की गई थी, जो भी अमाउंट मेंशन किया गया था, वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिलीविंग मिलेगी, यानी कि आप नौकरी छोड़ पाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आपने ज्वाइन किया होता तो आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में 3 लाख रुपए, जबकि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के पोस्ट के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड 1.5 लाख रुपए है, जबकि मेंटेनेंस के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड 75,000 रुपये है। ये बॉन्ड का पैसा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम जमा नहीं करना होता है, ये बस बॉन्ड बनवाना होता है, एग्रीमेंट साइन करना होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 3 साल तक अपनी सेवा देंगे। ये अमाउंट आपको तभी पे करना होता है तब अगर आप मेट्रो की नौकरी को छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप मेट्रो की नौकरी को 3 साल तक नहीं छोड़ते हैं तो अमाउंट, वो जो एग्रीमेंट है वो फेल हो जाता है, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और आपको कोई अमाउंट नहीं देना होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग UPMRC के किसी भी साइट पे की जा सकती है, चाहे वो लखनऊ हो या कानपुर हो या आगरा हो या कोई दूसरी शहर हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि UPMRC की वैकेंसी के बारे में मैं एक अच्छी जानकारी आपको दे पाया हूँ। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के संबंध में आपके जो भी सवाल हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।